हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमबीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 10वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास किस विश्वविद्यालय से माना जाता है? ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखना है। जैसे विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला माना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास कब हुआ है? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास हुआ है। दूसरी बात है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच है? तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। चलिए, ऑप्शन में कुछ और हैं, जैसे कि नालंदा। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। तक्षशिला मैंने बताया पाकिस्तान में है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को ताचाशिले नाम से संबोधित किया है? आपके ऑप्शन है फाहियान, हैंसांग, इसिंग, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, हैंसांग के द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय को ताचाशिले के नाम से संबोधित किया गया है। अच्छा, हैंसांग के बारे में यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, हैंसांग भारत में कब चला है? भारत के लिए कब चला है? 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला है, और वह 630 में भारत पहुंचा है। ध्यान रखिएगा, 629 में चीन से भारत की तरफ चला और 630 ईस्वी में भारत आया है। तो वह किसके दरबार में भारत आया है? तो ध्यान रखिएगा, हर्ष के दरबार में भारत आया है। और हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो वह कहाँ पर आया है? कन्नौज आया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर्ष के दरबार में रहा, और साथ ही साथ फिर उसके बाद असम के राजा भास्कर वर्मन थे, उनके दरबार में रहा। फिर वो दक्षिण भारत भी जाता है, जहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन था, उनके दरबार में भी रहता है। और हर जो हैंसांग है, उसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सी यू की। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्जन किया है ना? जीवक, कौमारभृत्य, चाणक्य, वसुबंधु। तो आपके सही कूट क्या हो सकते हैं? 1 2 3, 2 3 4, 3 4, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इन सभी विद्वानों ने तक्षशिला विद्यालय में अध्ययन किया है। यदि हम बात करें जीवक के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, जब जीवक जीवक मगध मगध के अंतर्गत हर्यक वंश आएगा, तो जीवक का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। तो बिंबिसार बिंबिसार और आम्रपाली की शादी होती है, जिनसे जीवक का जन्म होता है, और इन्हीं जीवक ने फिर तक्षशिला विद्यालय में अध्ययन किया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जीवक हर्यक वंश के समय राजवैद्य के पद पर आसीन रहे हैं। दूसरा, कौमारभृत्य। कौमारभृत्य एक बहुत बड़े चिकित्सक माने गए हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौमारभृत्य नाम की एक चिकित्सा मतलब आयुर्वेद पर आधारित एक पुस्तक है। आयुर्वेद की एक शाखा का नाम भी कौमारभृत्य है, जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। चाणक्य चाणक्य मौर्य काल में रहे हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा। और वसुबंधु, ये महान बौद्ध विद्वान हैं, ध्यान रखिएगा। इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वसुबंधु, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। वसुबंधु बौद्ध विद्वान हैं। इनके भाई का नाम क्या था? असंग। इनके भाई असंग है। असंग भी एक बौद्ध विद्वान थे। दूसरी बात याद रखनी है कि वसुबंधु ने ग्रंथ लिखे हैं, है ना? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका है, जो उसका नाम है तर्कशास्त्र। तो तर्कशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? वसुबंधु ने की है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक प्रश्न और है, इनकी एक और रचना है जिसको कहते हैं अभिधर्मकोश। अभिधर्मकोश, है ना? ये भी एक प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है।
यहाँ से वसुबंधु के बारे में एक चीज और पूछी जा सकती है। वसुबंधु ध्यान रखिएगा पहले बौद्ध धर्म की महायान शाखा के समर्थक थे, परंतु अपने भाई असंग के कहने पर, है ना, वो माफ करिएगा, पहले वो हीनयान शाखा के समर्थक थे, पर अपने भाई असंग के कहने पर वो महायान शाखा के समर्थक बन जाते हैं। तो पहले हीनयान है, बाद में फिर वो क्या बन जाते हैं, महायानी बन जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वार्तिक की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है कात्यायन, वसुबंधु, असंग, भारवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कात्यायन। कात्यायन के द्वारा वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। यह एक शब्दकोश है। ये वार्तिक क्या है? ये शब्दकोश है। शब्दकोश संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, कात्यायन इनका इनका जो संबंध रहा है वो भी तक्षशिला विद्यालय से ही रहा है। चलिए, बाकी वसुबंधु के बारे में हम बात कर चुके हैं, बौद्ध विद्वान है। असंग भी बौद्ध विद्वान है। भारवी के बारे में यदि हम बात करें तो भारवी पल्लव राजाओं के पल्लव राजाओं के समकालीन माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय को कब खोजा गया है? ऑप्शन है 1863, 1865, 1868, 1870। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1863 में। 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया है। कनिंघम के द्वारा खोजा गया है, इसे आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। भारत आते हैं, वे भारत में एक पुरातत्व का कार्य करने लग जाते हैं। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 5 मठों के नेटवर्क में शामिल महाविहार, महाविहार बोलिए या महाविद्यालय बोलिए, बात एक ही है, महाविहार थे तो कौन से 5 महाविहार या 5 मठों का नेटवर्क महाविहारों के अंतर्गत आता था? प्रश्न ये है। विक्रमशिला, उदंतपुरा, नालंदा, जगदला, सोमपुरा और तक्षशिला। तो इसमें से कौन से महाविहार के अंतर्गत आते हैं 5 मठ महाविहार के अंतर्गत? ऑप्शन 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो ध्यान रखिएगा, 5 मठों के नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले महाविहारों में विक्रमशिला शामिल है, उदंतपुरी शामिल है, नालंदा शामिल है, जगदला शामिल है और सोमपुरा शामिल है। तक्षशिला शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त एक गुप्त राजा है ना, तो इनके द्वारा नालंदा विद्यालय की स्थापना की गई है। देखिए, जो गुप्त साम्राज्य है वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हैं, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके बाद समुद्रगुप्त हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कौन बैठता है? कुमारगुप्त बैठते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कुमारगुप्त से कुछ प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया है, अश्वमेघ यज्ञ किया है। तो गुप्त राजाओं में कुमारगुप्त ने और समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण है कि कुमारगुप्त ने मयूर आकृति के रजत मुद्राएं चलवाई हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और कुमारगुप्त से पूछा जा सकता है, यदि सभी गुप्त राजाओं के बारे में यदि हम बात करें तो कुमारगुप्त के बारे में सबसे ज्यादा अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा गुप्त राजा जिसके बारे में जिसके संबंध में सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो वह राजा कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा में संघाराम मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? संघाराम बोले या मठ बोले, बात एक ही होता है। ऑप्शन है कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल, चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। तो कई सारे बौद्ध ग्रंथ इस बात की जानकारी देते हैं कि नालंदा में एक मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविद्यालय के लिए किस शासक के द्वारा 100 गांव दान में दिए गए थे?
ऑप्शन है दंती दुर्ग, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, महेंद्र वर्मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, हर्ष के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान में दिए गए हैं। इसकी जानकारी हमें चीनी यात्री हेनसांग भी देता है। हर्षवर्धन की यदि हम बात करें तो इससे कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हर्ष 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे हैं, और 606 ईस्वी में जब राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपना हर्ष संवत चलाया है। तो ध्यान रखिएगा, हर्ष संवत भी कब आरंभ हो जाता है? 606 ईस्वी में आरंभ हो जाता है, ये आपको याद रखना है। हर्ष ने एक उपाधि धारण करी है, इसको कहते हैं सकल उत्तरापथनाथ, मतलब संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी, है ना। किसे कहा जाता है? सम्राट हर्ष को कहा जाता है। ये दो चीजें अभी आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में विद्या अर्जन किया है? तो विदेशी यात्रियों की बात हो रही है। ऑप्शन है हेनसांग, यिजिंग, दोनो, फाहियान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और यहाँ पर हेनसांग ने और यिजिंग ने अध्ययन किया है। ध्यान रखिएगा, यिजिंग को इत्सिंग भी कहा जाता है, इत्सिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग के निजी शिक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सीलभद्र, भास्कर द्वितीय, सोमदेव, अतीश दीपंकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, सीलभद्र। ध्यान रखिएगा, सीलभद्र जब हेनसांग भारत आए हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है तो उस समय नालंदा के कुलपति कौन है? शीलभद्र थे, और व्यक्तिगत तौर पर निजी शिक्षक के तौर पर इन्होंने हेनसांग को शिक्षित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बात हम कर रहे हैं किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ऑप्शन है कनिष्क, धर्मपाल, हर्षवर्धन, अमोक वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। धर्मपाल पाल वंश के राजा है, ध्यान रखिएगा, और धर्मपाल एक बहुत बड़े बौद्ध अनुयायी भी थे। बौद्ध धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश भारत का एक अंतिम वंश माना जाता है जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है गोपाल, धनपाल, भोजराज, विद्याधर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। गोपाल भी पाल वंश के राजा हैं, पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। पाल वंश का शासन कहाँ पर रहा है? आपके बंगाल में रहा है। तो ध्यान रखिएगा, गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक है, इनके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख अध्यापक थे। ऑप्शन है पाणिनि, कौटिल्य, अतीश, दीपंकर, भास्कर द्वितीय। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, अतीश दीपंकर एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हुए हैं और विक्रमशिला विद्यालय के ये प्रमुख अध्यापक रहे हैं। आपको याद रखना है। यहाँ से दूसरा प्रश्न ही पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अतीश दीपंकर इन्होंने ही 11वीं शताब्दी में महायान और वज्रयान, तो महायान और वज्रयान इन दो शाखाओं का प्रचार एशिया में किया है। अगर हम देखें तो तिब्बत में और तिब्बत से लेकर सुमात्रा तक, है ना, यदि वज्रयान का प्रचार किसी ने किया है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहे हैं? अतीश दीपंकर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया है? ऑप्शन है ताजुद्दीन एल्दोज, मलिक काफूर, बख्तियार खिलजी, औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी गौरी, और गौरी के बाद फिर ऐबक। तो बख्तियार खिलजी गौरी और ऐबक का ही सेनापति था, और बख्तियार खिलजी, है ना, जब गौरी दिल्ली पर अधिकार कर लेता है ना, और बाद में फिर दिल्ली का प्रभाव ऐबक के कब्जे में आ जाता है, तो उसके बाद बख्तियार खिलजी, है ना, आपके दक्षिण की तरफ निकलता है, पश्चिम की तरफ निकलता है ना, तो फिर इसके बाद फिर वो बंगाल जाता है, और बंगाल में
बंगाल में फिर वो लूटमार करते हैं, कई सारे विद्यालयों को नष्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया है, वहां की पुस्तकों को जलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोमपुरा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, हर्षवर्धन, भास्कर वर्मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, सोमपुरा महाविहार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना गया है। तो धर्मपाल के द्वारा है ना सोमपुरा महाविहार की स्थापना की गई है। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, सोमपुरा महाविहार कहाँ पर है? तो वर्तमान में यदि हम बात करेंगे तो बांग्लादेश में सोमपुरा महाविहार स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जगदला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है गोपाल, राजा भोज, रामपाल, कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, रामपाल। ये पाल वंश के ही राजा हैं जिनके द्वारा जगदला महाविहार की स्थापना की गई, और ये महाविहार भी कहाँ है वर्तमान में? तो बांग्लादेश में है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है भट्टारक, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, यशोवर्मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भट्टारक। भट्टारक ये मैत्रक वंश के राजा थे। ध्यान रखिएगा, भट्टारक कौन है? मैत्रक वंश के राजा हैं। इनके द्वारा गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, वल्लभी जो विश्वविद्यालय है ना, इसका संबंध मुख्यतः किस संप्रदाय से रहा है? तो ध्यान रखिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय का संबंध मुख्यतः हीनयान संप्रदाय से रहा है। हीनयान संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इसी विश्वविद्यालय से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने वल्लभी विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष बताया है? समकक्ष बताया है। यहाँ पे दोनों की समानता की बात करी है। ऑप्शन है यिजिंग, हैंसांग, फाहियान, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा यिजिंग। मैंने बताया यिजिंग को क्या कहते हैं? इत्सिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इत्सिंग कौन है या यिजिंग कौन है? तो चीनी यात्री हैं, और ये भारत आते हैं। कब भारत आए हैं? 675 ईस्वी के आसपास भारत आए हैं, मतलब 7वीं शताब्दी में भारत आए हैं, ये आपको याद रखना है। और नालंदा और नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने बात की है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणमती और स्थिरमती नामक विद्वानों का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? ऑप्शन है उदनपुरा, जगदला, वल्लभी, तक्षशिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, वल्लभी विश्वविद्यालय के दो महान विद्वान हैं जिनका नाम गुणमती और स्थिरमती है। वल्लभी मैंने बताया गुजरात में है, और मैत्रक वंश के शासक भट्टारके के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और ये विश्वविद्यालय हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है। आगे बात करते हैं, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाली पुस्तक वज्र सूची के रचनाकार कौन थे? ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, अश्वघोष, हेमचंद्र। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, अश्वघोष एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान माने गए हैं, और अश्वघोष के द्वारा वज्र सूची नामक पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें जाति प्रथा के बारे में बात की गई है, उसका विरोध किया गया है। अगर हम बात करें अश्वघोष के बारे में, तो कुछ अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। और सबसे महत्वपूर्ण रचना की हम बात करें तो बुद्धचरित ये सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसे बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघातिथि ने मनुस्मृति पर किस नाम से विशद टीका या आप कह सकते हो भाष्य लिखा है? ऑप्शन है मिताक्षरा, मनुभाष्य, स्मृति विवेक, स्मृति चंद्रिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुभाष्य। तो मेघातिथि ने मनुस्मृति पर है ना मनुभाष्य नाम से पुस्तक की रचना की है। मनुस्मृति के बारे में आप जानते हो, ये शुंग काल का मानद ग्रंथ कहलाता है, और मनुस्मृति की रचना शुंग काल मतलब 200 ईसा पूर्व से 200 एडी तक की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति पर आधारित है? या
है ना, स्मृति पर आधारित है। ऑप्शन है नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, यावलक्य स्मृति, मनु स्मृति। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ध्यान रखिएगा, यावलक्य स्मृति ये पूर्व गुप्तकालीन मानी जाती है ना, और इसी पर आधारित है मिताक्षरा नामक पुस्तक। चलिए, बाकी नारद, कात्यायन ये गुप्तकालीन मानी जाती। ये दो जो स्मृति है ये गुप्तकालीन है, ये गुप्तकालीन है। यावलक्य जो है वो पूर्व गुप्तकालीन मानी जाती है, गुप्तकालीन मानी जाती है। और मनुस्मृति ये शुंगकालीन मानी जाती है, शुंगकालीन मानी जाती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन है मिताक्षरा, कथा सरित्सागर, परिशिष्ट पर्वन, शिल्पाधिकारम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मिताक्षरा। ध्यान रखिएगा, मिताक्षरा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें हिंदू उत्तराधिकार के संबंध में कई सारे विधान बताए गए हैं। और मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। कौन है? विज्ञानेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानूनों से संबंधित मत हैं। तो ऑप्शन है मिताक्षरा मत, दाय भाग मत, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही मत हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित है। आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार के संबंध में दो मत भारत में बड़े फेमस है, दाय भाग मत और मिताक्षरा मत। ध्यान रखिएगा, दाय भाग मत जो है वो 12वीं शताब्दी का है, मिताक्षरा मत जो है वो 11वीं शताब्दी का है। दाय भाग के लेखक कौन है? जिमोती वाहन है, ये बंगाल के थे। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर थे। जो दाय भाग मत है वो हमारे बंगाल और असम में प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। और शेष भारत में मिताक्षरा मत प्रचलित है। आज के लिए फिर इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।